हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ में आज आपके बीच में एक ऐसी क्रिमिनल स्टोरी में शेयर करने आया हूं जो कि अपने आप में एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये घटना कोई पुरानी नहीं, 2025 महीना है जून और तारीख है 6 और वार शुक्रवार। कोर्ट प्रिमाइसेस के अंदर सामान्य कार्रवाई जो है चल रही थी और उसी समय कोर्ट प्रिमाइसेस का जो पार्किंग प्लेस होता है वहां पर अचानक एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग इधर उधर भागते हैं कि गोली कहां पे चली। कुछ वकील ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में कोई भी बंदूक लेके आ कैसे गया। इस तरीके की चर्चाओं के बीच में करता हूं मैं शुरू इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है 2020 के अंदर, 2020। ध्यान से सुनना, एक एक डेट एक एक किरदार बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज का जो ये थंबनेल है ना, कि रिटायर्ड बीएसएफ जवान, उसकी बेटी के साथ ऐसा कोई सीन होता है और उसने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जो अपने आप में अलग ही है। यूपी के गोरखपुर की घटना की बात कर रहा हूं मैं। तो वो अपने आप में थोड़ा सा एकदम दिल को छूने वाला होता है। तो फरवरी 2020 के अंदर क्या होता है कि एक मुस्लिम युवक जिसका नाम है दिलसाद हुसैन, ये बिलोंग करता है बिहार के मुजफ्फरनगर से। और ये एक 16 साल की, यानी कि नाबालिग माइनर लड़की को अपने साथ लेके चला जाता है। तथाकथित रूप से आरोप लगता है कि उसने किडनैपिंग की है, क्योंकि हमारे भारतीय न्याय संहिता के तहत किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का एक अपराध है जो होता है। और उसके तहत अगर बच्चा जो है वो 18 साल से कम का है तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि आरोप जो है वो किसका लग जाता है, किडनैपिंग का लगता है। इतना ही नहीं, किडनैपिंग के साथ साथ में रेप का अपराध भी यहाँ पे एलिज किया गया और साथ ही साथ में पॉक्सो जो कानून है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, एप्लीकेबल है जो हो जाता है। तो अब 12 फरवरी 2020 को इस तरीके से दिलसाद हुसैन नाम का व्यक्ति एक लड़की को अपने साथ लेके चला जाता है। और तकरीबन तकरीबन 17 फरवरी को, यानी कि 5 दिन बाद में, उसका पिता, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड एक जवान है, एक सैनिक है, वो पुलिस थाने में जाके क्या करता है, रिपोर्ट दर्ज करता है। ध्यान से सुनना, फरवरी 17 2020 को जो है रिपोर्ट दर्ज हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई। लेकिन उस एक्यूज व्यक्ति की जो अरेस्ट है उसको होने में 1 साल लग गया। यानी कि अगले साल 2021 में, 2021 की अगर हम स्पेसिफिक तारीख बताऊं तो 12 मार्च 2021 को पुलिस के द्वारा उस एक्यूज को क्या किया जाता है, गिरफ्तार है जो किया जाता है। यानी कि 1 साल, एफआईआर के 1 साल बाद जाके उस व्यक्ति की गिरफ्तारी है जो होती है। अब यहां पे अच्छा, गिरफ्तारी कहां पे, हैदराबाद। आप ध्यान से सुनिएगा, यूपी, गोरखपुर, 3 स्टेट का एक तरीके से यहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आप तेलंगाना का हैदराबाद कह दीजिए या फिर आप बिहार मुजफ्फरनगर कह दीजिए, यूपी गोरखपुर कह दीजिए, हैदराबाद के अंदर जाके पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। हो सकता है और वो लड़की को जो है इस तरीके से किडनैप करके हैदराबाद लेके गया हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई हो और दोनों ने भागकर जो है ये प्लान बनाया हो और वो हैदराबाद वहां पर रह रहे हो। लेकिन जो तथ्य, जो आंकड़े न्यूज़पेपर के अंदर वगैरह है, उस हिसाब से उन्होंने लड़की को उससे रेस्क्यू करवाया। रेस्क्यू कराने का मतलब वहां से छुड़वाया। और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि 18 साल से कम उम्र की लड़की चाहे कंसेंट से किसी के साथ जाए या बिना कंसेंट के बिना जाए, अपराध तो अपराध है जो होता है। और यहाँ पर इस बात की इजाज़त जो है नहीं दी जाती। इस कहानी के अंदर पिता का दर्द भी जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 साल तक उसकी बेटी, जिसको 16 साल की उम्र तक उसने बड़ा किया, वो गायब है। लेकिन उससे खुद को नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ पर है, जिंदा है या नहीं है। 1 साल तक आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं उस पिता के ऊपर शायद क्या गुजरा हो। खैर, बहरहाल जब उसको अरेस्ट कर दिया गया और उसके बाद में उसकी पहली तारीख जो है वो इस तरीके से, मतलब फिर इन्वेस्टिगेशन चला, बहुत समय लगा वहाँ पे। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर जो सिविल कोर्ट है, वहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट जो है, तो उसके बाहर जो है वो एक्यूज कौन, दिलसाद हुसैन, अपने वकील से मिलने आया था। क्योंकि अभी थोड़े कोविड के नियम चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वकील ने कहा कि तुम बाहर ही रुकना पार्किंग लॉट पे, मैं वहां पे है जो आता हूँ। ठीक, बाहर मतलब कोर्ट का जो पार्किंग गेट होता है वहां पे। तो वो वहां पे पार्किंग गेट का जो है क्या कर रहा था, इंतजार है जो कर रहा था। स्वाभाविक है कि शायद उसका उस दिन उसकी केस की तारीख भी हो वगैरह।
वहाँ पे फिर जो है उस लड़की का जिसको किडनैप किया गया था, जिसका रेप किया गया था, वो उसका पिता जो है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, वहाँ पे आता है और वो देखता है कि उसके सामने वो एक्यूज है। अब स्वाभाविक ये हो सकता है कि देखते ही उसके मन में आग बबूला गुस्सा, क्योंकि 5 साल, ध्यान रखना ये घटना 2025 की है और वो जो एब्ड किडनैपिंग हुआ, रेप हुआ, उसकी बात जो की जा रही है 2020 का मामला है। तो 5 साल बाद में जो है जब ये मामला आया तो उसके पिता ने अपनी लाइसेंस पिस्टल से क्या कर दिया, उसको शूट कर दिया सीधा हेड पे, और एक्यूज दिलसाद हुसैन की वहीं पर डेथ हो गई। अब उसी दौरान जो है वहाँ पे पार्किंग के जो मैनेजर कह दीजिए या फिर जो अंदर जो गार्ड कह दीजिए, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ा। बट उस व्यक्ति के चेहरे पर कह दीजिए कोई शिकन इस तरह की नहीं है कि उसने कोई गलती की हो, बल्कि एक उसको रिलीफ महसूस हो रहा है कि उसने अपनी बेटी के साथ में इस तरह की हरकत करने वाले इंसान को क्या कर दिया, जो है उससे बदला ले लिया। लेकिन अब कानून, संविधान, विधान, इसकी तो बात कुछ और होती है। तो यहां पर ये आगे आप देखना रहेगा कि अब उसके पिता के साथ क्या होगा। इस स्टोरी का एक पार्ट मैं आपको और बताता हूं। जब ये घटना हुई तो पुलिस के द्वारा इमीडिएट एफआईआर नहीं लॉन्च हुई। वहां के जो एसएसपी हैं विपिन जी ताड़ा, उन्होंने कहा कि बॉडी को, उस एक्यूज दिलसान हुसैन की बॉडी को क्या किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और वापस आए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से क्या केस है जो वहां पे बनना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, वहां पे वकीलों में इस बात का विरोध हुआ कि ऐसे कोई व्यक्ति इस तरह से बंदूक चला रहा है तो वो भी तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो उस समय अचानक किसी को ये घटनाक्रम समझ में नहीं आया। कोर्ट में कई तरीके के केसेस आते हैं, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें वाकई में जेन्युइन में कोई कंसर्न है जो नहीं होता है ना। तो अचानक गोलीबारी हुई तो स्वाभाविक सी चीज़ है, उससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट हो रखे हैं कोर्ट कचहरी के अंदर। कई बार तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि वकील लोग को खुद को मार दिया गया, है ना। तो उनका एक तरीके से विरोध हुआ और तुरंत जो है एडीजी, जो वहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, तो जो एडीजी हैं अखिल कुमार जी, वो वहाँ पे जाते हैं, उनको एश्योर करते हैं कि बाकायदा इसकी जांच होगी कि जो है वो पिता जो है, उस लड़की का पिता जो है वो किस तरीके से हथियार के साथ अंदर है जो आ गया। लिंकिंग लॉस में मैं एक चीज़ हमेशा एश्योर करता हूँ कि खासकर जो ये संवेदनशील अपराध होते हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, उसके अंदर कभी भी किसी महिला से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए इस कहानी के अंदर भी मैं आपको उस लड़की के पिता के संबंध में ना तो उसका नाम, ना उसके बारे में कुछ भी डिटेल है जो आपको देना चाहता हूँ। करेक्ट, क्योंकि है कई जगह पे रिपोर्टिंग के अंदर उसके लड़की के पिता का नाम आ रखा है जिसने गोली वोली मारी है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं रिटायर्ड बीएसएफ जवान का नाम अगर आपके सामने जाहिर करूँ तो कहीं न कहीं संभावना है कि आइडेंटिटी जो है उस बच्ची की भी बाहर है जो आ जाएगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल साइड में रखते हुए इस कहानी के अंदर मैं यहाँ पर बीएसएफ जवान जिसने गोली मारी उनका नाम है जो आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे आप एक लीगल बात ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या लड़की के पिता ने यहाँ पर जो है जो किया वो कानूनी रूप से जस्टिफाई हो पाएगा? कानूनी रूप से ना सही तो क्या मॉरली जस्टिफाई हो पाएगा? मॉरली ना सही तो क्या भावनात्मक रूप से जस्टिफाई हो पाएगा क्या? दूसरी बात ये कि अब अगर उस पिता पर ट्रायल चलती है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ओपन कोर्ट के अंदर ऐसी घटना हुई है तो वहां पर उसके पिता पर एक केस चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के कानून में अपराध के बदले अपराध करने का अधिकार नहीं मिलता है। अब इसको विडंबना कहिए या फिर जरूरत कहिए, दोनों चीजें यहां पर आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस अपराध कर लो, नहीं तो कहीं के देश में जो है एक तरीके से अलग ही माहौल है जो चला जाएगा। लेकिन शायद वो पिता एक अपने एंगल पे दुखी भी था, परेशान भी था, क्योंकि 5 साल हो गए इस इंसिडेंट को लेकर और अभी तक कुछ खास कार्रवाई है जो नहीं हुई। और एक और तथ्य मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, 2 महीने पहले जो है इस एक्यूज को बेल मिल गई, जमानत मिल गई और वो जमानत पे रिहा हो रखा था। तो एक पॉइंट ये भी यहाँ पर सामने है जो आ रहा है। ओके, सो खैर जैसा भी था इस मामले के अंदर बात यह है कि अब उस पिता का कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेटस है जो रहेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, हमारे कानून के अंदर पहले एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 300, जो कि मर्डर को डिफाइन करता था। अब यहाँ पे अपराध स्वाभाविक सा है, क्योंकि एक्यूज यानी कि इस लड़की के पिता ने
गोली मारी है, इंटेंशन उसका सीधा सा है कि उसकी डेथ है जो होनी चाहिए, तो मर्डर का यहाँ पे क्लियर कट क्या बनता है, अपराध है जो बनता है। पहले वाले कानून में सेक्शन 300 और अगर नए वाले कानून की बात की जाए तो सेक्शन 101 में जो डिफाइन किया गया है और 103 में जो पनिश किया गया है यानी कि मर्डर, उसका चार्ज निश्चित रूप से यहां पर जो है उसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर, लड़के के पिता पे। लेकिन एक प्रावधान है जिसके बारे में आपको जिक्र करना चाहता हूं और वो प्रावधान है कि अगर मान लीजिए गोली जो है ना सडन हीट, ग्रेव एंड सडन हीट एंड प्रोवोकेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर चला रखी है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब एक तरीके से प्रोवोक होना, उकसाना या इसके आवेश में आकर आपने गोली चलाई है, तो फिर आपको मर्डर की सजा नहीं मिलती, वहां पर आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश है जो किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल एक्विटल होना, इसके लिए बीएनएस या बीएनएसएस जो है वो इजाजत नहीं देता। मर्डर से हो सकता है सजा को कल्पेबल होमिसाइड के अंदर है जो रख दिया जाए। अब देखो एक तरफ जो है उसकी बेटी का केस, देखो वो पुराना केस तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी एक्यूज मर जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमारे देश के क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के तहत, हमारे देश के अपराध न्याय शास्त्र के तहत अपराधी के साथ में आपराधिक प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अपराधी मर गया तो आपराधिक प्रक्रिया खतरे में। सिविल कानून से इसका नियम बिल्कुल विपरीत है। सिविल कानून में अगर पार्टी पक्षकार मर भी जाता है तो उसके विधिक अधिकारियों यानी कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम क्या करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है जो लेकर आते हैं। बट क्रिमिनल में ऐसा नहीं है जो होता है। ओके। लेकिन अब जो पिता है जिसने गोली चलाई है, रिटायर्ड बीएसएफ जवान, उसके ऊपर एक कार्रवाई चलेगी और यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है एक अच्छे अधिवक्ता की कोर्ट के अंदर जरूरत है जो पड़ेगी ताकि वो इस बात को जस्टिफाई कर सके। क्योंकि कोर्ट में आरोप लगना और आरोपों को उस चीज के तहत डिफेंड करना दोनों ही क्या होते हैं, जरूरत का हिस्सा है जो होता है। हम किसी भी कहानी को एक पक्ष से नहीं दे सकते। जैसे 1 साल बाद अरेस्ट हुआ, जनरली ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा इतनी डिले नहीं होती है कि अरेस्ट करने में इतना टाइम लग जाए। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्या वो लड़की जो है अपनी सहमति से उस लड़के के साथ में रह रही थी, अब ये भी एक नजरिया जो है कोर्ट देखेगा। लेकिन अब एक्यूज का केस तो हो चुका है खत्म, एक्यूज ने रेप किया या नहीं किया अब नहीं देखा जाएगा, एक्यूज ने वहां पे किडनैप किया कि नहीं किया अब उसका कोई सेंस है जो नहीं बनता। लेकिन ये सेंस अब जरूर बनेगा कि रिटायर्ड बीएसएफ जवान ने जब उसको वो गोली मारी तो वहां पे क्या हुआ, मतलब क्या वाकई में मर्डर का केस बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पर एक बेहतरीन अधिवक्ता की जरूरत है जो पड़ती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लिंकिंग के प्लेटफॉर्म पे जो न्यायिक सेवा है, जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम जो है, मतलब जुडिशरी का जो रेगुलर सेगमेंट है वो तो चलता ही है। अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह रूप से इसी तरह की प्रैक्टिकल स्टोरीज के साथ में, इसी तरह के कानूनी जजमेंट के साथ में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट को डील करते हैं। बट साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि आज के समय में जुडिशरी के साथ साथ आपका वकालत का पहलू भी स्ट्रांग है जो होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सब सारा खेल कहाँ पे आके, एडवोकेसी पे आके जो है निर्भर करता है। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिंकिंग ऐप पे जरूर चला रखा है, दैट इज कॉल्ड द एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम। और ये सिर्फ एडवोकेट के लिए नहीं, ये एक तरीके से उन नॉर्मल लोगों के लिए भी यूजफुल है जो बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग को समझना चाहते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व है जो करना चाहते हैं। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये लिंकिंग ऐप पर होता है हर रोज रात को 9 बजे। तो अभी 2.0 इसका सेगमेंट है जो चल रहा है जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। कई स्टूडेंट इसका बेनिफिट ऑलरेडी ले भी चुके हैं और बस मैं इतना चाहता हूँ कि सामान्य जागरूकता जो होनी चाहिए। अब इस केस की बात करें तो आपका क्या कहना है इस केस के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया सम्मानजनक तरीके से जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।